जय श्री श्याम दोस्तों, एंशिएंट वर्ड्स में आपका स्वागत है। प्राचीन समय में कुंज नगर में रत्न सिंह नाम का एक राजा शासन करता था। ईश्वर की कृपा से उसके पास धन दौलत, नौकर चाकर, महल आदि सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान के बिना उसके वंश की परंपरा कैसे आगे बढ़ेगी और उसके बाद राज्य का कार्यभार कौन संभालेगा, यही चिंता उसे दिन रात सताती रहती थी। समय इसी तरह गुजरता गया और कई वर्षों के बाद अंततः ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ली। उसके घर 3 पुत्रियों ने जन्म लिया। उसने पहली पुत्री का नाम गौरी, दूसरी का रागिनी और तीसरी का नाम कामाक्षी रखा। रत्न सिंह अपनी पुत्रियों को पुत्रों के समान मानता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और तीनों राजकुमारियां यवन की दहलीज पर पहुंच गईं। तीनों ही अपनी सुंदरता में एक दूसरे से बढ़कर थी। अब रत्न सिंह को की शादी की चिंता सताने लगी। वह उनकी शादी योग्य राजकुमारों से करना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने वो की तलाश शुरू की। जल्दी ही उसे 2 उपयुक्त राजकुमार मिल गए। उसने अपनी बड़ी पुत्री गौरी का विवाह अंबिका नगरी के राजकुमार से कर दिया, जबकि रागिनी का विवाह कनकपुर के राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। इन दोनों शादियों को बड़े धूमधाम से संपन्न किया गया। अब केवल कामाक्षी ही अविवाहित रह गई थी। कामाक्षी की सुंदरता की चर्चा चारों ओर फैल चुकी थी। कई राजकुमार उससे विवाह करने की इच्छा रखते थे। इन इच्छुक राजकुमारों में फिरोजपुर के राजा और बजरंगपुरी के राजकुमार भी शामिल थे। दोनों ही कामाक्षी के इतने दीवाने हो गए थे कि उन्होंने रत्न सिंह के दरबार में ही अपना डेरा डाल दिया। वे कई महीनों से वहीं रुके हुए थे। इस बीच राजा रत्न सिंह पर वृद्धावस्था का प्रभाव स्पष्ट होने लगा था। उनकी शारीरिक क्षमता दिन प्रतिदिन घट रही थी और अब उनका मन राजकाज से उचट लगा था। वे अपने शेष जीवन को शांति और सुकून के साथ व्यतीत करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने राज्यपाट को अपनी 3 पुत्रियों में बांटने का निश्चय किया। एक दिन राजा रत्न सिंह ने अपनी तीनों पुत्रियों को अपने पास बुलाया। प्रेम भरे स्वर में उन्होंने कहा, मेरी प्यारी बेटियों, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं अपना राजपाट तुम तीनों में बांट दूं। लेकिन इससे पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। इसी आधार पर मैं राज्य का बंटवारा करूंगा। सबसे पहले उन्होंने गौरी की ओर देखा। गौरी ने तुरंत अपने शब्दों में चापलूसी का रस गलते हुए कहा, पिताजी, मेरे मन में आपके लिए इतना प्रेम है कि मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। मेरे लिए आपसे अधिक प्रिय कुछ भी नहीं है। यह सुनकर रत्न सिंह अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसी समय गौरी को अपने राज्य का एक हिस्सा सौंप दिया। इसके बाद रागिनी ने अपनी बात शुरू की। उसने कहा, पिताजी, गौरी ने सिर्फ 2 वाक्यों में आपके प्रति अपना प्रेम प्रकट कर दिया है, लेकिन मैं अगर पूरी जिंदगी भी बोलती रहूं तो भी आपके प्रति अपने प्रेम को व्यक्त नहीं कर सकती। मैं आपके लिए अपने प्राण तक त्याग सकती हूँ। रागिनी के यह शब्द गौरी के शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली थे। इन शब्दों ने राजा रत्न सिंह को मोहित कर दिया। राजा ने अपने राज्य का दूसरा हिस्सा रागिनी को सौंप दिया। लोभ और चतुराई के वशीभूत होकर दोनों बड़ी बहनों ने अपने स्वार्थ को साध लिया था, लेकिन कामाक्षी उनके जैसी नहीं थी। ना तो वह झूठ बोल सकती थी और ना ही चापलूसी करना उसके स्वभाव में था। कामाक्षी ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैं को उतना ही प्रेम करती हूँ जितना एक पुत्री अपने पिता से कर सकती है। मेरा प्रेम ना तो इससे अधिक है और ना ही इससे कम। यह सुनकर रत्न सिंह आश्चर्यचकित रह गए। जिस पुत्री को वह सबसे अधिक स्नेह करते थे, उसके मुख से अपने प्रति प्रेम की इतनी संक्षिप्त व्याख्या सुनकर वह स्तब्ध रह गए। राजा ने कामाक्षी से कहा, पुत्री, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपने मनोभावों को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पा रही हो। मैं तुम्हें अपनी बात सुधारने का एक और अवसर देता हूँ। कामाक्षी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, मैं अपनी बहनों की तरह ना तो आपसे झूठ बोल सकती हूँ और ना ही ऐसी बातें कर सकती हूँ जिन्हें निभाना मेरे लिए असंभव हो। यह सत्य है कि आप मेरे पिता हैं और मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसका आरण कभी नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन मैं बड़ी बड़ी आधारहीन बातें कहकर आपका विश्वास नहीं जीत सकती। कामाक्षी की सच्चाई भरी बातों ने रत्न सिंह के भीतर की क्रोधाग्नि को और भड़का दिया। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आवेश में आकर उन्होंने अपना शेष राज्य भी अपनी दोनों बड़ी पुत्रियों में बांट दिया। सत्य बोलने वाली कामाक्षी को पिता की संपत्ति और अधिकार से पूरी तरह वंचित कर दिया गया। इसके बाद रत्न सिंह ने अपनी दोनों बड़ी पुत्रियों के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, जब तक मैं जीवित हूँ मेरे साथ मेरे 10 अमीर साथी रहेंगे। तुम दोनों को बारी बारी से 1-1 महीने के लिए न केवल मेरी बल्कि मेरे साथियों की भी सेवा करनी होगी। लोभ से घिरी दोनों राजकुमारियों ने राजा रत्न सिंह की शर्त स्वीकार कर ली। इसके बाद राजा रत्न सिंह ने उन दोनों राजकुमारों को बुलाया जो कामाक्षी से विवाह करना चाहते थे। उसने उनसे कहा, मैंने कामाक्षी को अपने राज्य और धन संपत्ति से अलग कर दिया है। इसकी हालत भिखारिन के समान है। तुम में से जो इसके साथ विवाह करना चाहता है वे आगे आए। बजरंगपुरी का राजकुमार बोला, मैंने एक राजकुमारी से प्रेम किया था, किसी भिखारिन से नहीं। मैं कामाक्षी से विवाह करके अपने परिवार का अपमान नहीं कर सकता। यह कहकर बजरंगपुरी का राजकुमार चला गया। तब फिरोजपुर के राजा ने आगे बढ़कर कामाक्षी का हाथ पकड़ और प्रेम भरे स्वर में बोला, कामाक्षी, मैंने किसी राजकुमारी से नहीं बल्कि तुमसे प्रेम किया है। तुम मुझे हर स्थिति में स्वीकार्य हो। तुम मेरे साथ फिरोजपुर चलो और वहाँ की रानी बनकर राज्य करो। कामाक्षी बोली, पिताजी, आपके अन्यायपूर्ण व्यवहार
व्यवहार के बाद भी मेरे मन में आपके लिए कभी द्वेष या घृणा पैदा नहीं होगी। जैसे मैं आपको पहले प्यार करती थी, हमेशा वैसे ही करती रहूंगी। फिर वह अपनी बहनों से बोली, बहनों मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब पिताजी की जिम्मेदारी तुम दोनों पर है, इनका सदा ख्याल रखना, इन्हें जरा सा भी कष्ट ना होने देना। गौरी कटु स्वर में बोली, कामाक्षी तुम यह सहानुभूति रहने दो, पिताजी को संभालने के लिए हम यहाँ हैं, हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना है। बहन की कड़वी बातें सुनकर कामाक्षी की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने सभी से विदा ली और पति के साथ वहाँ से चली गई। इधर शर्त के अनुसार राजा रत्न सिंह अपने 10 अमीर साथियों के साथ बड़ी बेटी गौरी के पास रहने लगा। लेकिन अभी 1 महीना पूरा भी न हुआ था कि गौरी के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। जिस पिता से वह सबसे अधिक प्रेम करने का दावा करती थी, अब वहीं उसे बूढ़ा और अनचाहा बोझ लगने लगा था। कई बार वह नौकरों के सामने ही पिता के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हुए बड़बड़ा रहती। पता नहीं इस उम्र में बूढ़े को क्या हो गया है जो अपने 10 अमीर साथियों को घर में लाकर बिठा दिया। जरूर इनका दिमाग खराब है, नहीं तो इस प्रकार महल को सराय नहीं बनाते। इन्हें सब कुछ त्याग कर ईश्वर भक्ति में मन लगाना चाहिए। धीरे धीरे गौरी के इस रूखे व्यवहार को देखकर नौकर चाकर के मन में भी राजा रत्न सिंह के प्रति सम्मान कम होने लगा। वे उसकी आज्ञा की अवहेलना करने लगे और राजा की सेवा से जी चुराने लगे। पुत्री के इस व्यवहार ने रत्न सिंह को तोड़कर रख दिया। उसने कभी कल्पना भी न की थी कि जिस पुत्री को वह अपना सर्वस्व सौंप रहा है, वह इतनी जल्दी उससे किनारा कर लेगी। वह बेबस पंछी की तरह फड़फड़ा हुए दिन गुजारने लगा। रत्न सिंह का परम हितेश मंत्री कांत, जो दुनिया की नजरों में देश निकाले का दंड भोग रहा था, असल में गुपचुप तरीके से राजा पर नजर रखे हुए था। वह राजा की दोनों बेटियों की मक्कारी और कुटिलता के बारे में अच्छी तरह जानता था और हमेशा राजा के साथ रहना चाहता था। अतः एक दिन वह नौकर का वेश बनाकर राजा रत्न सिंह के पास पहुंचा। वेश बदले होने के कारण रत्न सिंह उसे पहचान नहीं सका। वह उससे विनती करते हुए बोला, महाराज मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, मुझे काम की तलाश है, आप मुझे अपने पास नौकर रख लें, मैं आपकी हर प्रकार से सेवा किया करूंगा। राजा रत्न सिंह बोला, इस समय स्वयं दूसरों पर आश्रित हूँ, मेरी ऐसी स्थिति नहीं कि नौकर रख सकूं, तुम कहीं और जाकर काम की तलाश करो। कांत पुनः बोला, राजन मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, बचा हुआ भोजन खाकर आपकी सेवा करता रहूंगा, मुझे अपने से दूर मत कीजिए। रत्न सिंह बोला, ठीक है, तुम क्या काम जानते हो? कांतक विनम्रता भरे स्वर में बोला, मालिक मैं साफ सफाई से लेकर मेहमानों की सेवा आदि सब कुछ कर सकता हूँ, आप जो काम देंगे मैं खुशी खुशी कर लूंगा। राजा बोला, बातों से तो तुम हर काम में निपुण लगते हो, तुम्हारा नाम क्या है? हुजूर सब मुझे कांति के नाम से बुलाते हैं। उसी दिन से कांतक कांति के नाम से राजा रत्न सिंह के पास नौकरी करने लगा। पहले ही दिन उसे अपनी स्वामी भक्ति दिखाने का अवसर मिल गया। एक राज सेवक ने किसी बात को लेकर रत्न सिंह को कठोर नेत्रों से घूरते हुए भला बुरा कह दिया। उस सेवक का दुस्साहस कांति के लिए असहनीय था। उसने उसी समय उस राज्य सेवक को खूब मारा। कांति जैसे सेवक को पाकर राजा रत्न सिंह अत्यंत प्रसन्न हुआ। राजा रत्न सिंह के साथ कुछ स्वामी भक्त नौकर और भी थे जिन्होंने संकट के समय में भी उसका साथ नहीं छोड़ा था। इन्हीं में हसमुख नामक एक सेवक भी था। वह अपनी हास्य कविताओं, तुकबंदियों और उल्टी सीधी बातों से राजा का मनोरंजन किया करता था। इस प्रकार हसमुख और कांति दोनों मिलकर रत्न सिंह को प्रसन्न रखने का प्रयास करते रहते थे। एक दिन गौरी चिढ़ते हुए पिता के पास आई और तीखे स्वर में बोली, बस बहुत हो चुका, अब मैं आपकी तथा आपके साथियों की ओर अधिक सेवा नहीं कर सकती। आप लोगों ने मेरे घर को धर्मशाला बना दिया है, मेरे पास इन पर खर्च करने के लिए फिजूल का धन नहीं है। अच्छा यही होगा कि आप सभी यहाँ से चले जाएं। इन शब्दों ने रत्न सिंह को अपमान की आग में झुलसा दिया। उसने उसी समय बड़ी बेटी को छोड़कर छोटी बेटी रागिनी के घर जाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन रत्न सिंह और उसके 10 अमीर साथी अपने अपने रथों पर सवार हुए। चलने से पहले रत्न सिंह ने महल की ओर देखा और करुण स्वर में प्रार्थना करते हुए बोला, हे ईश्वर, गौरी ने मेरी बेटी होने के बाद भी सदा मेरा अपमान और तिरस्कार किया, मुझे अपशब्द कहे और मेरे ही महल से जाने के लिए विवश कर दिया। हे ईश्वर, मैं शाप देता हूँ कि इस दुष्टा को कभी संतान का सुख न मिले। जिस प्रकार इसने मुझे कष्ट दिए हैं, उसी प्रकार यह भी दुखों की आग में जलती रहे। फिर राजा रत्न सिंह अपने 10 साथियों के साथ रागिनी के घर की ओर चल पड़ा। इधर रत्न सिंह के जाने के बाद गौरी ने रागिनी को पत्र लिखा, प्रिय बहन, ये बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि पिताजी मेरा घर छोड़कर अब 10 साथियों सहित तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। मैं उनकी यथासंभव हर प्रकार की सेवा कर रही थी, परंतु उनके साथियों की फिजूल खर्ची और फरमाइश ने मुझे हिलाकर रख दिया। खजाना उनकी फरमाइश पूरी करने में खर्च हो रहा था, फिर भी उन्हें संतोष नहीं था। पिताजी की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, किंतु इसका अर्थ यह तो नहीं कि हम उनकी अनुचित मांगों को भी पूरा करते रहे। मैंने उन्हें यह बात समझाने की पूरी कोशिश की, परंतु सब व्यर्थ था। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और मुझसे नाराज होकर यहाँ से चले गए। बहन, मैंने तुम्हें सारी स्थिति से अवगत करवा दिया है। यदि तुम पिताजी की अनुचित मांगों को पूरा
पूरा करोगी तो निसंदेह एक दिन तुम्हें भी कष्ट भोगना पड़ेगा, इसलिए जो उचित है वही करो। शेष तुम्हारी इच्छा। तुम्हारी शुभ चिंतक तुम्हारी बहन गौरी। गौरी ने यह पत्र एक संदेश वाहक को दिया और कहा कि महाराज के पहुंचने से पहले ही यह पत्र रागिनी तक पहुंच जाना चाहिए। फिर संदेश वाहक वह पत्र लेकर चल पड़ा। इधर राजा रत्न सिंह ने कांति के हाथों अपने आगमन का समाचार रागिनी को भेज दिया। उन्होंने पत्र में लिखा था कि वे उसके महल आ रहे हैं, इसलिए वे उनके स्वागत के लिए तैयार रहे। कांति जब रागिनी के महल में पहुंचा तो वहां गौरी का संदेश वाहक भी उपस्थित था। यह वही व्यक्ति था जिसे कांति ने काफी मारा था। उसे देखकर कांति सारी बात समझ गया और बिना कोई देर किए उसने संदेशवाहक की पिटाई शुरू कर दी। संदेशवाहक सहायता के लिए चिल्लाने लगा। रागिनी को सारी बात पता चली और उसने सैनिक भेजकर कांति को बंदी बना लिया। इतने में राजा रत्न सिंह अपने साथियों के साथ द्वार तक आ पहुंचे थे। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही उनकी नजर सबसे पहले कांति पर पड़ी, जिसे रागिनी ने कैद कर रखा था। यह दृश्य देखकर रत्न सिंह आश्चर्यचकित रह गए। वह तो भव्य स्वागत की उम्मीद लिए आया था, परंतु यहाँ तो सब कुछ बदला हुआ था। द्वार पर एक सेवक तक उपस्थित नहीं था। उसने द्वारपाल से राजकुमारी के बारे में पूछा। द्वारपाल बोला, महाराज, इस समय राजकुमारी आराम कर रही हैं। उनसे मिलने के लिए आपको सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। इससे पहले उनसे मुलाकात संभव नहीं है। राजा ने कहा, द्वारपाल जाओ, जाकर राजकुमारी से कहो कि उनके पिता महाराज रत्न सिंह आए हैं। द्वारपाल बोला, क्षमा कीजिए, इस समय आप महाराज नहीं, एक आश्रित हैं। और फिर राजकुमारी ने ही आदेश दिया है कि कोई भी उनके आराम में विघ्न न डाले। तभी राजा रत्न सिंह को गौरी दिखाई दी, जो एक अन्य प्रवेश द्वार से महल में प्रवेश कर रही थी। उसके स्वागत के लिए वहाँ रागिनी भी थी। यह देखकर रत्न सिंह दुख और क्रोध से भरकर बोला, गौरी, तुम्हें अपने पिता के सम्मान की कोई चिंता नहीं, जो तुम यहाँ भी मुझे दुख देने के लिए आ गई हो। रागिनी प्रत्युत्तर देते हुए बोली, पिताजी, गौरी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आपके मान सम्मान को ठेस पहुँचे। वह मन से आपकी सेवा कर रही थी, परंतु आपने मनमाना और हठपूर्ण व्यवहार करके गौरी को कई बार अपमानित किया है, इसलिए आप इससे क्षमा मांग लें। इसी में आपकी भलाई है। रत्न सिंह को जैसे किसी ने शीला के समान बना दिया हो। वह अपने स्थान पर जड़ हो गया। उसके मुख से केवल इतना निकला, और अगर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा? रागिनी कठोर स्वर में बोली, तब आपको मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। आपके सभी अनुचित खर्चे बंद हो जाएंगे। इन 10 अमीर भिखमंगा गिनी ने कांति को बंधन मुक्त कर दिया। रत्न सिंह की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जिन बेटियों को उसने अपने प्राणों से बढ़कर प्यार किया था, जिन बेटियों ने पिता के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देने की कसम में खाई थी, आज वही बेटियां उसके साथ एक दास की तरह व्यवहार कर रही थीं। रत्न सिंह लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसे अपनी तीसरी पुत्री कामाक्षी का स्मरण हुआ और वह बड़बड़ा हुए बोला, बेटी कामाक्षी, कुटिल लोगों के जाल में फंसकर मैंने तुम्हारे साथ घोर अन्याय किया है। जो पुत्री मुझे सबसे अधिक प्रेम करती थी, जो मेरी खुशी के लिए कुछ भी करने को तत्पर रहती थी, मैंने उसी को अपने से दूर कर दिया। हे प्रभु, उसे दंडित करते समय मैंने जरा भी दया नहीं दिखाई। शायद उसी का फल है कि आज मैं बिल्कुल निहाय हो गया हूँ। काश एक बार मैं कामाक्षी से मिल सकता, उसके पैरों में गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांग सकता। इसके बाद राजा रत्न सिंह चीखते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ और भागते भागते घने जंगल में पहुंचा। आखिरकार कांति ने उसे पकड़ लिया और पास की एक गुफा में ले आया। उसकी यह दशा देखकर कांति और हंसमुख समझ गए कि पुत्रियों के स्वार्थी व्यवहार ने राजा रत्न सिंह को पागल बना दिया है। कांति ने मन ही मन अपनी यों को सबक सिखाने का निश्चय किया। अगले दिन राजा को हंसमुख के पास छोड़कर कांति कामाक्षी से मिलने फिरोजपुर चला गया। वहां उसने कामाक्षी और उसके पति को राजा रत्न सिंह के साथ घटी सभी घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही गौरी और रागिनी के दुर्व्यवहार की भी आलोचना की। पिता की दुर्दशा के बारे में सुनकर कामाक्षी की आंखों में आंसू आ गए। उसके मन में पिता के लिए प्रेम और बहनों के लिए क्रोध का ज्वालामुखी धधक लगा। उसने पति की आज्ञा ली और विशाल सेना लेकर चल पड़ी। जब कामाक्षी उस जंगल में गुफा के पास पहुंची तो उसे न पिता रत्न सिंह दिखाई दिया। वह ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था, मैं इस देश का राजा हूँ, मुझसे डरो मत। वो दौड़कर अपने पिता के गले लग गई, लेकिन राजा ने उसे नहीं पहचाना। कामाक्षी ने अपने साथ आए वैद्य को पिता के उपचार में लगा दिया। दवाओं के असर और कामाक्षी के स्नेह के कारण कुछ ही दिनों में रत्न सिंह का विवेक लौट आया। जब उसने कामाक्षी को सामने देखा तो वह उसे गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। पिता पुत्री के इस भावुक मिलन को देखकर कांति और हंसमुख का मन भर आया। इधर एक नया विवाद खड़ा हो गया था। कुंज नगर के पड़ोसी राज्य का राजा अमन सिंह बड़ा क्रूर, कुटिल, चालाक और लोभी प्रवृत्ति का था। अपने पिता के देहांत के बाद उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और स्वयं को राजा घोषित कर दिया। वह अत्यंत सुंदर था। गौरी और रागिनी उसके सुंदरता के बारे में कई बार सुन चुकी थी। दोनों बहनों को कामाक्षी के सेना सहित आने की सूचना मिल चुकी थी। अतः
उनका सामना करने के लिए उन्होंने ज्ञान सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना भेज दी। इसी बीच रागिनी के पति का देहांत हो गया। वह पहले से ही अमन सिंह पर मोहित थी, इसलिए उसने उसके पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। गौरी को जब यह बात पता चली कि रागिनी ने अमन सिंह को विवाह का प्रस्ताव भेजा है तो वह ईर्ष्या से भर उठी। वह स्वयं भी अमन सिंह से विवाह करना चाहती थी। इसी कारण उसकी अपने पति से भी अनबन रहती थी। लेकिन इससे पहले कि रागिनी अपने उद्देश्य में सफल होती, गौरी ने रागिनी को हमेशा के लिए समाप्त करने का निश्चय कर लिया। एक दिन उसने रागिनी को भोजन के लिए आमंत्रित किया और विष देकर उसे मार डाला। गौरी के पति को जब सारी सच्चाई का पता चला तो उसने गौरी को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। आत्मग्लानि से गौरी छटपटा लगी, यह सोचकर कि एक पुरुष के लिए उसने अपनी सगी बहन की हत्या कर दी। वह इस अपराध से उभर नहीं पाई और एक दिन फांसी लगाकर जीवन त्याग दिया। इस प्रकार दोनों बहनों को उनके की सजा मिल गई। उन्होंने तड़पते हुए प्राण त्यागे। उधर ज्ञान सिंह का सामना करने के लिए कामाक्षी अपनी सेना सहित रणभूमि में आ डटी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। कभी ज्ञान सिंह का पलड़ा भारी होता तो कभी कामाक्षी का पक्ष मजबूत हो जाता। में ज्ञान सिंह की मक्कारी और धूर्तता के आगे वह परास्त हो गई। ज्ञान सिंह ने षड्यंत्र रचकर रात को सोते हुए उसे घेर लिया। कामाक्षी ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन अंततः ज्ञान सिंह की तलवार ने उसके प्राण हर लिए। राजा रत्न सिंह को जब कामाक्षी के बलिदान के बारे में पता चला तो उसकी आंखें पत्थर आ गईं। राजा को गौरी और रागिनी की मृत्यु का कोई दुख नहीं था, लेकिन कामाक्षी की मृत्यु के सदमे ने उसके मन के असंख्य टुकड़े कर दिए। उसने कामाक्षी को पुकारते हुए उसी क्षण प्राण त्याग दिए। पिता पुत्री के इस अनन्य स्नेह को देखते हुए दोनों की अंत्येष्टि एक साथ एक ही स्थान पर की गई। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद और जय श्री श्याम।